गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान में आज आपका स्वागत है। आज हम तीसरे अध्याय में जल संसाधन के अंतर्गत जो अध्ययन करने जा रहे हैं वह है जल दुर्बलता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। देखिए, तीसरा अध्याय आपका शुरू हो चुका है लेक्चर नंबर 16 से। जल संकट और जल तनाव की अवधारणा सरल है। सतत अर्थात निरंतर विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद के अनुसार यह उन परिस्थितियों पर लागू होता है जो इस देश के महत्वपूर्ण दृष्टि से जरूरी हैं। इसके मुख्य कारक क्या हैं? देखिए, सबसे पहला है जनसंख्या वृद्धि और जल संसाधन। देखिए, सन 2000 में दुनिया की जो आबादी वो 6.2 अरब थी। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि सन 2050 तक जनसंख्या में 3 अरब की वृद्धि हो जाएगी और इसका अधिकांशतः हिस्सा विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि करेगा। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जो विकासशील देश हैं, देखिए 2 तरह के देश होते हैं, एक तो विकसित देश और दूसरा विकासशील देश। विकसित देश किसे कहते हैं मैं आपको बताता चलूं। ऐसे देश जिन्होंने अपनी सभी क्षेत्रों में पर्याप्त उन्नति कर ली है, ऐसे सभी देश विकसित देश कहलाते हैं। जैसे उद्योग धंधे, कृषि, जीवन स्तर, प्रतिव्यक्ति आय आदि के क्षेत्र में पर्याप्त विकास कर लिया है, वह विकसित देश कहलाते हैं। और इसके विपरीत जो देश आज इन क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं अर्थात प्रगतिशील हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे देशों को विकासशील देशों की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब विकासशील देश हैं। क्योंकि इन विकासशील देशों की जो जलवायु है वो मानसूनी है और मानसूनी जलवायु में प्रजनन क्षमता जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि इसका अधिकांश हिस्सा विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि करेगा, जो पहले से ही जल तनाव से ग्रस्त है। क्योंकि पब्लिक ज़्यादा है, पानी की यहाँ मांग ज़्यादा है, इसलिए ये समस्या पहले से ही है। इसलिए जल की मांग और बढ़ेगी। तब तक इस महत्वपूर्ण संसाधन में जल संरक्षण और पुनर्प्रयोग द्वारा अनुकूल वृद्धि नहीं होती। दूसरा, व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार। देखिए, तेजी से हो रहे औद्योगिकरण से सेवा क्षेत्र जैसे पर्यटन और मनोरंजन जैसी जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो बहुत तेज गति से विस्तार कर रहे हैं। और ये औद्योगिकरण या पर्यटन या मनोरंजन जैसी जो गतिविधियां बहुत तेज गति से जो विस्तार कर रही हैं, इसमें जल की जो मांग है वो निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इस विस्तार के फलस्वरूप पूर्ति और स्वच्छता सहित जल सेवाओं में वृद्धि होती है। तीसरा है तीव्र शहरीकरण। देखिए, शहरीकरण के रुझान इसमें तीव्र वृद्धि के हैं। निजी लघु उद्योग, कुएं और गटर जो कम घनत्व समुदायों में कारगर साबित होते हैं तो भारी घनत्व के शहरी क्षेत्रों में सक्षम नहीं है अर्थात कामयाब नहीं है। व्यक्तियों तक पानी पहुंचाने के लिए और मल जल को प्रदूषित तथा दूषित जल का उपचार किए जाने की सुविधाओं का विकास बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। क्योंकि ये मल जल जो होते हैं अर्थात दूषित जो जल होता है, ये समस्या शहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। अगला है आपका चौथा, जल भरों का रिक्तीकरण। देखिए, मानव आबादी के विस्तार के कारण जल के लिए होड़ ऐसे बढ़ रही है बच्चों, जैसे कि विश्व के प्रमुख जलभरे समाप्त होते जा रहे हैं। जिससे जलभरे अर्थात ऐसे जल वाले क्षेत्र जहाँ जल भरा हुआ वो समाप्त होते चले जा रहे हैं। ये भूमिगत जल के द्वारा, भूमिगत जल क्या है? पृथ्वी की परत के नीचे पाया जाने वाला जल भूमिगत जल कहलाता है। तो यह भूमिगत जल के द्वारा कृषि, सिंचाई और प्रत्यक्ष मानव उपभोग
दोनों के लिए यथार्थ है। पूरी दुनिया में सभी प्रकार के लाखों पंप इस समय भूमिगत जल निकाल रहे हैं, अर्थात पृथ्वी से जल निकाल रहे हैं। और यही कारण है कि भूमिगत जल जो है बहुत जल्दी कम होता चला जा रहा है। आप जानते ही हैं कि मात्र 2.5 से 3% जो जल है वो स्वच्छ है, बाकी सब दूषित हो चुका है। तो वो 2.5 से 3% जो जल बचा है उसको भी हम बहुत अनेकों कार्यों में प्रयोग में लाते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी मात्रा बहुत तेजी से घट रही है। देखिए, भारत में जलभरों और भूजल की स्थिति पर चिंता जाहिर की जा रही है। जिस तरह भारत में भूजल का दोहन हो रहा है अर्थात उपयोग हो रहा है, उसे देखकर तो बच्चों ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में स्थितियां बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं, भयावह हो सकती हैं और आने वाले समय में बहुत अधिक समस्याएं व्यक्ति को जल के मामले में बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ सकती है। तो आज इतना ही। कल को आपको जो बताया जाएगा वह है प्रदूषण और जल संरक्षण। ठीक है, धन्यवाद।